हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर, जो आप सभी को निशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए कटिबद्ध है, प्रणबद्ध है। इस चैनल पर हमने पहले प्रीलिम्स के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान की और फिर मुख्य परीक्षा में सोशियोलॉजी, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय था, उसके लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। आज हम चौथी यूनिट शुरू कर रहे हैं। इस क्रम में हम 50 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ये 51वां लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथी यूनिट का जो सिलेबस है वो भी आपको उसी तरीके से याद कर लेना है जिस तरीके से आपने बाकी के सिलेबस को याद किया हुआ है। इसमें 3 पॉइंट महत्वपूर्ण रूप से दिए गए हैं: वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक विकास। ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ जनसंख्या का समावेश है। पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये वैसे कोई पढ़ने वाला विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों को समझेंगे। और फिर पहला जो मूल पॉइंट है वो परिवार, शिक्षा और स्तरीकरण पर इनका प्रभाव, ये मूल रूप से पूछा जा रहा है। पूछने का जो मूल आशय है, देखिए मैं हमेशा से आप सब लोगों को ये कहता हूं कि आपको सिलेबस में जो कीवर्ड्स, की पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्हें समझना है। यहाँ आप पॉइंट को पढ़ेंगे तो भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, यहाँ का लिखना था, का परिवार, शिक्षा और स्तरीकरण पर प्रभाव, ये 3 हमें पॉइंट पढ़ने हैं। आप लोग किसी यूट्यूबर या किसी शिक्षक के बहकावे में आकर औद्योगिकरण मत पढ़ने लग जाना, सामाजिक परिवर्तन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सिद्धांत, वो मत पढ़ने लग जाना। हाँ, जरूर ये बात है कि हमें औद्योगिकरण के बेसिक सी जो सामान्य जानकारियां हैं वो पढ़नी होगी, सामाजिक परिवर्तन की सामान्य जानकारियां पढ़नी होगी, लेकिन मूल रूप से सिलेबस में जो पूछा जाएगा वो परिवार पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव और स्तरीकरण पर प्रभाव, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए इसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन 2 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं, औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। औद्योगिकरण क्या है? देखो, औद्योगिकरण, ये करण में जो लिखा हुआ है, करण जो लगा हुआ है, ये किसी प्रक्रिया को दर्शाता है। जो कोई काम हुआ हो उसे प्रक्रिया के रूप में बताने के लिए करण शब्द जोड़ा जाता है। उद्योग, तो औद्योगिक क्रांति कह दूं मैं या औद्योगिकरण कह दूं मैं, एक ही बात है। जब मानव अपने हाथ से कोई काम करता था या पशु के माध्यम से कोई काम करता था तो उसे हम हथकरघा कहते थे। हथकरघा या हथकरघे के माध्यम से या पशु के माध्यम से हम कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का, सामान का उत्पादन करते थे। जब इस उत्पादन को हाथ के स्थान पर मशीन से किया जाने लगा तो जो संस्थाएं बनी, जो विस्थान बने, संस्थान जिन पे उत्पादन होने लगा, उनको हमने उद्योग नाम दे दिया। और इसी को जब मानव श्रम का रिप्लेसमेंट या मानव श्रम का प्रतिस्थापन मशीनी श्रम से होने लगा या मशीन के माध्यम से उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो इसे हमने औद्योगिकरण कहा। बहुत सामान्य रूप से इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में यहाँ पे बिठाना है कि भाई औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है। औद्योगिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें हमने मानव श्रम को न्यूनतम करते हुए मशीन को उसका स्थान दे दिया। अब क्या डिफरेंस आ गया? देखो, बहुत डिफरेंस आया। जब मानव अपने हाथ से कोई चीज बनाता था तो दिन भर में 1, 2, 4 बना पाता था। मान लीजिए कि मानव अपने हाथ से रोटियां बनाता था, तो मानव दिन भर रोटियां बनाएगा तो 100 रोटी बना पाएगा। वहीं पे जब मशीन से हमने रोटियां बनाना शुरू किया तो हमने एक दिन में हजारों, लाखों की संख्या में रोटियां बनाना शुरू की। और यहां से परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि एक इंसान जब हाथ से बनाया करता था तो उसमें से खुद का पेट भर लेता था और अपने परिवार का पेट भर लेता था। लेकिन जब मशीन ने उस उत्पादन को करना शुरू किया तो मशीन ने उसके उत्पादन को खूब बढ़ा दिया और इससे आपके पास पैसा बचने लगा और उस पैसे से आपने संस्थाएं बनाई, बहुत सारा परिवर्तन ला दिया।
क्योंकि जब आर्थिक विकास होता है तो हर प्रकार का विकास अपने आप पीछे खींचा आता है। किसी व्यक्ति के पास पैसे आते हैं तो वो अच्छे घर में रहने लगता है, अच्छे कपड़े पहनने लगता है, अच्छा खाना खाने लगता है, अच्छे संबंध बनाने लगता है, या उससे लोगों के संबंधों में परिवर्तन आ जाता है। कुल मिलाकर के सारे परिवर्तन पैसे पर डिपेंड करते हैं, और पैसा जो है वो इस औद्योगिकरण से मानव के पास आया, या मानव की जेब में पैसे में वृद्धि हो गई। तो मूल रूप से जो पहली कॉन्सेप्ट थी औद्योगिकरण, वो क्या है कि मानव द्वारा जो श्रम किया जाता था उसका प्रतिस्थापन, उसका रिप्लेसमेंट हमने मशीन से कर दिया या ऊर्जा के साधनों से कर दिया, तो इसे ही हमने औद्योगिकरण कह दिया। अब आते हैं सामाजिक परिवर्तन पर। देखो भगवान ने गीता में क्या कहा, परिवर्तन संसार का नियम है। यहां परिवर्तन माने एक ऐसा प्रोसीजर जो क्रमिक रूप से होगा ही होगा, क्रमिक रूप से होगा ही होगा। ये ऐसा मतलब, अब परिवर्तन होता क्या है, जो व्यवस्था बनी हुई है, जो चीजें अभी चल रही हैं उसको बदल देना, क्या कर देना, उसे बदल देना, बदल देने के लिए यूज किया जाता है परिवर्तन। अब परिवर्तन तो हमने समझ लिया, लेकिन हमने यहां मूल रूप से जो समझना है वो सामाजिक परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है भाई, समाज में परिवर्तन। तो समाज क्या होता है वो समझो पहले। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ हुआ समाज में परिवर्तन। क्या हुआ, समाज में परिवर्तन। तो क्या समाज में होने वाले हर एक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे? नहीं, समाज में होने वाले हर एक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार समाज की परिभाषा बता दूं। समाज जो है वो सामाजिक संबंधों, संख्याओं, परिस्थितियों, भूमिकाओं, प्रतिमानों आदि का एक सामूहिक योग है। अतः जब इनमें परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। कुल मिलाकर समाज में जो संस्थाएं हैं, जो समूह है, जो संबंध है या संरचना है, इनमें परिवर्तन होने को हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन। अब आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, सामाजिक परिवर्तन में क्या होगा और क्या शामिल नहीं होगा, यहां समझें। सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो एक बहुत बड़ा शब्द है और इसके दो रूप होते हैं। एक होता है आंशिक परिवर्तन, एक प्रकार होता है आंशिक सामाजिक परिवर्तन, और एक होता है संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन। अब आंशिक मतलब थोड़ा सा, किसी भी चीज का थोड़ा सा बदल जाना। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। जब आंशिक परिवर्तन होता है तो वो केवल बाहरी ढांचे में होता है। किसमें होता है? उसके किसी सामाजिक चीज के बाहरी ढांचे में परिवर्तन होता है, जैसे भाषा का बदल जाना, बोलचाल का बदल जाना, वस्त्र आभूषण का बदल जाना, हमारे भोजन का बदल जाना। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये बाहरी परिवर्तन है। किसी व्यक्ति ने आज, और ये लगातार चलते रहते हैं, ये सतत होते हैं। आज मैं कौन से कपड़े पहन रहा हूं, कल हम और वैरायटी के कपड़े पहनेंगे। फैशन में जो परिवर्तन आ रहा है, जो बाहरी चीजों में परिवर्तन आ रहा है, उसे हम आंशिक परिवर्तन की कैटेगरी में लेते हैं, और वस्तुतः इसे सामाजिक परिवर्तन नहीं माना जाता है। इसे कहा जाता है सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक परिवर्तन। यार बहुत ध्यान से समझ लेना, सामाजिक परिवर्तन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सांस्कृतिक परिवर्तन और एक वास्तविक सामाजिक परिवर्तन। तो हम यहाँ यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन में क्या चीजें शामिल होती है। देखिए, एक मनुष्य जो खाना खाता है, जो पानी, जो कपड़े पहनता है, जो व्यवहार करता है, तो ये जो चीजें हैं, जो वस्त्र आभूषण पहनता है, इन सब को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहते हैं भैया। इसे कहते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन, जो कि लगातार चल ही रहा है। जैसे पश्चिमीकरण के कारण हम में जो बदलाव आए हैं वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, वो सांस्कृतिक परिवर्तन है। तो फिर सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो अब भी जैसे मैंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के दो रूप होते हैं, एक आंशिक परिवर्तन और एक संपूर्ण परिवर्तन। संपूर्ण परिवर्तन जो होता है वो आंतरिक पक्ष में होता है। किसमें होता है? वो आंतरिक पक्ष में होता है। जैसे समाज की जो मूलभूत चीजें हैं, जैसे समाज के जो संबंध हैं, समाज की जो संस्थाएं हैं,
समाज में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो समाज में विवाह नाम की एक संस्था है, समाज में परिवार नाम की एक संस्था है, समाज में शिक्षा नाम की एक संस्था है। तो ये संस्थाएं हैं। तो जब इन संस्थाओं में परिवर्तन आ जाता है तो उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। यहां ध्यान से सुनिएगा, विवाह में, परिवार में, इनमें परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले चावल रोटी दाल खाते थे, अब आपने पिज्जा बर्गर खाना चालू कर दिया, तो ये सामाजिक परिवर्तन नहीं है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये केवल बाहरी आवरण में परिवर्तन हुआ है, ये आपके संबंधों में परिवर्तन नहीं है, ये समाज की संस्थाओं में परिवर्तन नहीं है। तो जो परिवर्तन समाज की संस्थाओं में, संरचना में, संबंधों में होता है, उसे ही सामाजिक परिवर्तन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। यह सामाजिक संबंधों में, सामाजिक संरचना में होता है। आपको शायद ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, हम दोनों का एक एक उदाहरण लेते हैं। पहले हम जो हम वस्त्र आभूषण पहनते थे, आप याद कीजिए, अपने दादाजी जो है वो धोती बांधा करते थे और ऊपर बंडी पहनते थे, धोती बंडी पहनी जाती थी। महिलाएं लुगड़ा पहनती थी, घाघरा पहनती थी। अब वर्तमान में महिलाएं सलवार सूट या जो अलग अलग टाइप की जींस टॉप पहनती है, लड़के जो है वो जींस टी शर्ट पहनते हैं, या वो और वेराइटीज ऑफ चिनोज पोलोज और ये सब दुनिया भर की चीजें पहनने शुरू हो गए हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये बाहरी परिवर्तन है, इसलिए इसे हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहेंगे, ना कि सामाजिक परिवर्तन। जबकि सामाजिक परिवर्तन में क्या होगा, आपने देखा पहले जो विवाह होते थे वो अपने परंपरागत स्वरूप में होते थे। अब धीरे धीरे प्रेम विवाह में वृद्धि होती जा रही है, प्रेम विवाह हो रहे हैं। तो विवाह का ये स्वरूप पहले था ही नहीं, बदल गया प्रेम स्वरूप विवाह का। तो विवाह क्योंकि परिवार समाज की एक संस्था है, तो विवाह का ये जो स्वरूप बदला, ये कहलाएगा सामाजिक परिवर्तन। स्त्रियों की जो दिशा थी, जो पहले का स्वरूप था स्त्रियों का, वो अलग था। अब महिला सशक्तिकरण हो चुका है, समाज के हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी है, इसे हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन। आप देखिए, शिक्षा या परिवार, पहले संयुक्त परिवार नाम की इकाई हुआ करती थी, अब नाभिकीय परिवार होते हैं। तो ये बहुत ध्यान से समझना। देखिए, पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे, अब नाभिकीय परिवार होते हैं। तो नाभिकीय परिवार में लोगों के संबंध अलग होते थे और संयुक्त परिवार में अलग होते थे। तो ये क्योंकि मूल रूप से उसकी संस्थाओं, संबंधों, संरचना में परिवर्तन है समाज की, इसलिए ऐसे परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को याद रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन में केवल आंतरिक परिवर्तन को शामिल किया जाता है। परिवर्तन, अब इसे परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। समाजशास्त्रियों ने क्या परिभाषा दी, मैकाइवर और पेज क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। कितनी स्टैंडर्ड परिभाषा दे रहे हैं मैकाइवर और पेज, कह रहे हैं कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ही किंग्सले डेविस नाम के एक समाजशास्त्री, ये क्या कह रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और समाज के कार्यों में होते हैं। उन सबको ही या उन परिवर्तनों को ही हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हैं। बाहरी आवरण या संस्कृति या सभ्यता या भौतिक चीजों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जाता। दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिठा लो। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं होती हैं, थोड़ा बहुत ये भी समझ लेते हैं। वैसे ये पढ़ने की जरूरत नहीं, अंदर नहीं घुसना इतना, फिर भी मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक माने क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो सब जगह होती है। तो भाई सामाजिक परिवर्तन तो दुनिया की कोई सी भी समाज में होगा ही ना, भले ही से वो जनजाति समाज हो, भले ही से वो ग्रामीण समाज हो, भले ही से वो शहरी समाज हो, यूरोपीय समाज हो, कोई भी समाज हो, हर जगह सार्वभौमिक रूप से पाया जाता है, हर जगह परिवर्तन होता है। कृष्ण ने तो गीता में यह कह दिया कि परिवर्तन संसार का नियम है, बेसिक नियम है, ये होगा ही होगा। इसकी गति तथा दिशा की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
कभी कभी परिवर्तन जो है वो उल्टा हो जाता है, कभी कभी सीधा सीधा चलता है। आगे हम इस पर बात करेंगे, 3 टाइप के परिवर्तन पर। यह एक अपरिहार्य घटना है भाई, आप करते थोड़ी हैं, कर भी सकते हैं कुछ कुछ कानूनों के माध्यम से, जैसे हमने बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून बना दिया, या घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक कानून बना दिया, तो यह हमारे द्वारा किया गया परिवर्तन है। जबकि सामान्यतः आप नहीं भी करोगे तो समय के साथ चीजों में परिवर्तन आएगा। आपको जब गति देनी होती है तो आप ऐसे अपनी तरफ से नियोजित रूप से परिवर्तन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक और बाह्य कारकों पर निर्भर करता है। प्रकृति सामाजिक होती है। देखो ये पॉइंट समझो, प्रकृति सामाजिक होती है भाई, जो भी समाज में परिवर्तन होता है वो व्यक्तिगत थोड़ी हो सकता है। भाई हम यूं कहें कि हमने दहेज लेना, मैंने दहेज लेने का कॉन्सेप्ट त्याग दिया है, तो मैंने अगर कोई चीज कर ली है तो वो सामाजिक परिवर्तन थोड़ी है। पूरी समाज जब उसे करेगी तब जाकर के वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होती है, सामाजिक होती है। अगला स्वाभाविक होती है। देखो जैसे हमने लोहे को वातावरण में रख दिया, एक कमरे में रख दिया, धीरे धीरे अपने आप उस पर जंग लग जाएगी तो उसके बाहरी आवरण पर परिवर्तन आ गया है। ऐसे ही समाज में जो भी चीजें बनी हुई हैं, संस्थाएं बनी हुई, संरचनाएं बनी हुई, धीरे धीरे अपने आप उनमें परिवर्तन आएगा। इसका प्रकृति गुणात्मक होती है। देखो 2 चीजें होती है, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन। जब किसी प्रकार से संख्या में परिवर्तन आता है, जैसे आज हम 100 रुपए का, मैं आज आपको एक लेक्चर पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने लेक्चर को 1 से 5 कर दिया तो इसे हम कहेंगे संख्यात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन। क्या कहेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन। लेकिन मैं लेक्चर तो एक ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन उस एक लेक्चर में आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना सिखा दूं, क्वेश्चन आंसर लिखते सिखा दूं, तो इसे कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। क्या कहेंगे, गुणात्मक परिवर्तन। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसकी प्रकृति गुणात्मक होती है। इसको मतलब उसके अंदर आंतरिक चीजों में परिवर्तन आएगा, चीजें बढ़ेगी नहीं, चीजें तो उतनी ही रहेगी लेकिन उनके स्वरूप में परिवर्तन आते जाएगा। इसकी गति असमान होती है तो असमान ही होती है, कभी कभी ये गति बहुत तेजी से होती है, कभी कभी धीरे होती है। जैसे अंग्रेज जब हमारे देश में थे तब हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन की गति अलग थी। जब औद्योगिकरण हुआ, एलपीजी हमने अपनाया तो परिवर्तन की गति थोड़ी जल्दी बढ़ गई। ग्रामीण समाज में परिवर्तन थोड़ी धीरे धीरे होता है, शहरी समाज में परिवर्तन तेज गति से होता है। तो गति बहुत असमान होती है। हमने विशेषताएं देख ली, अब परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक देख लो। कारक पर्यावरण है, जनसंख्या है, प्रौद्योगिकी है, मूल्य एवं विश्वास है और प्रसार है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, 2-2 नंबर में क्वेश्चन ना पूछ ले इसलिए ये बातें बता रहा हूं। ऐसे ही एक और पॉइंट समझ लो, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है और 2 नंबर में पूछी जा सकती है इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो सामाजिक परिवर्तन में इतना नहीं घुसता मैं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान के बारे में मैकाइवर और पेज ने कहा कि भैया सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमान होते हैं, 3 प्रतिमान होते हैं। और 3 नाम कैसे दिए, प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान, तृतीय प्रतिमान। ऐसा कहा उन्होंने कि सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमान होते हैं भैया, वो होते हैं प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान। अब समझ लो प्रथम प्रतिमान क्या है। जब कोई परिवर्तन एकदम स्ट्रेट रूप में, रेखीय रूप में चले तो उसे कहते हैं प्रथम प्रतिमान। अर्थात चीजों में हमेशा विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। जैसे एक मोबाइल फोन हमने बनाया, ये मोबाइल फोन का अगला अपडेट वर्जन जो आएगा वो इससे एडवांस होगा, उसका और अपडेट वर्जन जो आएगा उससे और एडवांस होगा। और ऐसा जो परिवर्तन होता है जिसमें केवल चीजों में विकास का स्वरूप दिखाई देता है, वो कैसा होता है परिवर्तन, वो प्रथम परिवर्तन या प्रथम प्रतिमान या रेखीय परिवर्तन कहलाता है। अगला है ऊपर नीचे का परिवर्तन या द्वितीय प्रतिमान। ये क्या होता है भैया, देखो जैसे कभी कभी जनसंख्या खूब बढ़ जाती है, कभी कभी तो इसमें डाउन भी, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें उच्चतम स्थिति भी प्राप्त होती है और निम्नतम स्थिति भी प्राप्त होती है। तो जब परिवर्तन इस तरीके से चलता है ऊपर नीचे के क्रम में, जैसे एक बार जनसंख्या खूब बढ़ गई, एक बार कोरोना आ गया तो जनसंख्या गिर गई, ऐसे जो परिवर्तन है वो कहलाते हैं क्रमिक परिवर्तन या ऊपर नीचे के परिवर्तन या द्वितीय प्रतिमान। तीसरा वो कहते हैं तृतीय प्रतिमान। कैसा होता है भैया, चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। तो यहां वो कह रहे हैं कि जहां से ये परिवर्तन शुरू होते हैं वो अपने एक पीक पॉइंट पे पहुंचकर फिर से वहीं आ जाते हैं। जैसे इस पॉइंट को समझो,
आज से 100 साल पहले हमारे जो दादा परदादा थे वो कैसे कपड़े पहनते थे? वो कपड़े पहनते थे, वो नीचे धोती बांधते थे, ऊपर बंडी पहनते थे और उसके ऊपर एक जैकेट पहना जाता था। 100 साल बाद वो चीज फिर से घूम करके आ गई। मतलब आजकल फिर हमने पहले कोट पहनना शुरू किया और अब धीरे धीरे हाफ बांव के कोट या यहां तक के जो कोट आने लगे वो उसी के जैसे हैं जो 100 साल पहले थे। दूसरा उदाहरण, हम आजकल बहुत सारा प्रोसेस कर, देखो आज से 50 साल पहले हर व्यक्ति साइकिल चलाता था, बाद में उसने गाड़ी चलाना स्कूटर चलाया, फिर गाड़ी चलाई, फिर फलाना चलाया, ढिमाका चलाया, और आजकल सुबह सुबह आप देखो तो अमीर से अमीर व्यक्ति जो BMW से निकलेगा वो भी सुबह 1 घंटे साइकिल चलाता है। मतलब साइकिल फिर से आ गई। तो ये ऐसा जो परिवर्तन होता है वो क्रमिक चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन कहलाता है? चक्रीय परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसी बातें आपको याद रखनी है। 3 प्रकार का परिवर्तन होता है, रेखीय परिवर्तन, ऊपर नीचे का परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण जो हुआ उससे भारतीय सामाजिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आ गए, पहले हम थोक में देख लेते हैं इस पूरी बात को, और फिर हम परिवार पर क्या परिवर्तन आए, शिक्षा पर क्या परिवर्तन आया, और फिर स्तरीकरण पर क्या परिवर्तन आए, इसको देखेंगे। चलिए पहले हम देख लेते हैं औद्योगिकरण से जो सकारात्मक परिवर्तन आए, और फिर देखेंगे औद्योगिकरण से जो नकारात्मक परिवर्तन आए उनको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सकारात्मक परिवर्तन आया औद्योगिकरण से, नगरीकरण। क्या आया? नगरीकरण। दूसरा जो परिवर्तन आया वो यातायात के साधनों का विकास, उत्पादन में वृद्धि, सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि, या सांस्कृतिक संपर्क से समाज में संस्कृति का विकास, जाति प्रथा का विघटन, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, कृषि कार्यों का यंत्रीकरण, जीवन स्तर में सुधार, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को बल मिला, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि चीजों में कमी आई। तो समाज में ही आया है ये सब चीजें परिवर्तन, या ये सारे परिवर्तन जो हैं। देखो नगरीकरण, पहले लोग गांव में रहते थे और गांव एक संस्था था लोगों के रहने का। अब गांव बदल गए शहरों में, नगरों में, तो नगरीकरण आ गया। तो नगरीकरण क्या है? एक सामाजिक परिवर्तन है जो किससे आया? औद्योगिकरण से आया। यातायात के साधनों का विकास हुआ, ये भी उद्योगों से हुआ। उत्पादन में वृद्धि हुई, ये भी उद्योगों से हुआ। सांस्कृतिक संपर्क और सांस्कृतिक परिवर्तन आया, ये भी किससे हुआ? ये भी औद्योगिकरण। अर्थात ये सारे जो परिवर्तन है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को बल मिला। पहले हर चीज को धर्म से जोड़कर देखा जाता था, अब वर्तमान में हम सामाजिक चीजों, धर्म को केंद्र में नहीं रखते, हम तर्क को केंद्र में रखते हैं, विज्ञान को केंद्र में रखते हैं। ऐसे जो परिवर्तन है वो सारे जो है सकारात्मक परिवर्तन कहलाएंगे। ऐसे ही कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी हमें देखने, वो भी याद हो। आपको पता है पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद, या इसे हम उपभोक्तावाद कह दें। क्या कहते हैं? उपभोक्तावाद। कि आदमी बस खाने के लिए, मतलब जी क्यों रहा है उसको नहीं पता, उसको ईश्वर, आध्यात्म, इन सब चीजों से मतलब नहीं, केवल वो भोजन करने के लिए, खाने के लिए जी रहा है। तो पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, यहाँ पैसे के लिए जी रहा है या खाने के लिए जी रहा है। सामाजिक विघटन और अपराधों में वृद्धि हुई, बेरोजगारी की समस्या जन्म ले ली, कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, दुर्घटनाओं में वृद्धि हो गई, प्रतिस्पर्धाओं में वृद्धि हुई, सामुदायिकता की भावना खत्म हो गई, व्यक्तिवाद की भावना में वृद्धि हो गई, नैतिक मूल्य बहुत खत्म हो गए या कम से हो गए। ये सारे परिवर्तन सामाजिक रूप से कैसे परिवर्तन कहलाए? ये नकारात्मक परिवर्तन कहलाए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में केवल कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए पढ़ाया गया है। असली में सिलेबस में जो दिया गया है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। परिवार पर औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा परिवार पर, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको यही प्रश्न बड़ा मिल जाए तो इन सबको डिटेल में लिख देना, और छोटा मिले तो आप इन सबको पॉइंट में लिख देना। मैं आपको 6-7 पॉइंट पढ़ा देता हूं। सबसे पहले परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा या परिवार पर क्या सामाजिक परिवर्तन का असर पड़ा। पहला जो परिवर्तन का असर है, संयुक्त परिवारों का विघटन होकर, संयुक्त परिवारों का विघटन होकर अब कैसे परिवार हो गए हैं? नाभिकीय परिवारों का जन्म हुआ है। कैसे परिवारों का? नाभिकीय परिवार अब बनने लगे हैं। मतलब नाभिकीय परिवार, परिवार का स्वरूप ही बदल गया ना, स्वरूप बदल गया तो इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे।
परिवार के कार्यों में परिवर्तन आ गया। दूसरा परिवर्तन, परिवार के कार्य सीमित हो गए। पहले परिवार का कार्य होता था बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों का सामाजिकरण करना, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को कपड़े धोना, बच्चों को खाना खिलाना, सब कुछ। अब कपड़े धोए जाते हैं लॉन्ड्री में, खाना होटल से आता है, जोमेटो वोमेटो से आता है, शिक्षा स्कूल या फिर जो छोटे छोटे अलग बोर्डिंग टाइप के संस्था हैं वो बनने लगे हैं। उनका मनोरंजन का काम जो है वो थिएटर या फिर जो अलग अलग जो संस्थान बने जा रहे हैं, प्ले जोन या प्लेइंग स्कूल, वो करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम कम हो गए। पारिवारिक नियंत्रण भी कम हो गया। भाई जब आप काम ही नहीं करोगे बच्चे के पालन पोषण का, तो नियंत्रण तो अपने आप कम होगा ही। तो बच्चों पर जो नियंत्रण था परिवार का वो भी कम हो गया। पहले अगर दादाजी ने कह दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होता था। आजकल की औलादें सुनती नहीं, क्यों? क्योंकि परिवार का नियंत्रण कम हो गया है। विवाह संस्था पर प्रभाव, पहले जो है वो घर वाले परिवार जो है वो विवाह करवाता था, या विवाह के लिए लड़के लड़की ढूंढने का काम, विवाह करवाने का काम, ये सब कुछ परिवार करता था। अब ये सारे काम जो है वो परिवार के नहीं रह गए हैं। ये अब या तो गार्डन में होंगे या होटल में होंगे, ऐसे कुछ टाइप के, मतलब आप केटरर कर लोगे, आप ऐसे वेडिंग इवेंट कराने वाले कोई किसी को बुलाओगे, परिवार नहीं भूमिका निभाता। परिवार सूट बूट पहनकर बस देखता है, ऐसे काम होने लगे हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। भाई पहले महिलाएं जो है वो एक रोबोट के जैसे केवल काम करने या हमारे परिवार का पालन पोषण करने की इकाई थी। अब वो परिवार का एक सदस्य बन करके उभरी और बहुत सारे परिवर्तन नकारात्मक भी हुए इससे। संबंधों में औपचारिकता आई। भाई पहले जो संबंध थे वो अनौपचारिक थे, एकदम घुले मिले से थे, अब औपचारिकता आती जा रही है। केवल वो नाम मात्र के संबंध रहते जा रहे हैं, भावनात्मकता समाप्त होती जा रही है। नैतिक मूल्यों का पतन हुआ ही है। नैतिक मूल्यों का पतन, बुजुर्गों के सम्मान में कमी आई है। और ओल्ड एज होम की अवधारणा, ओल्ड एज होम नाम के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ गए होंगे ओल्ड एज होम कॉन्सेप्ट क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो परिवार पर सामाजिक जो इकाई, सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव था वो हमने देख लिया। अब हम शिक्षा पर सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रभाव है उसे देखते हैं, या शिक्षा पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव है। एक ही बात है, औद्योगिकरण से सामाजिक परिवर्तन हुआ और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम देख रहे हैं। पहले तो शिक्षा का निजीकरण बहुत ज्यादा हो गया। कैसा हो गया? शिक्षा का निजीकरण, या इसे मैं यूं कह दूं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। क्या हो गया है? पहले शिक्षा जो दी जाती थी वो मनुष्य के विकास के लिए दी जाती थी। स्कूल खोले जाते थे समाज की परंपराओं को, समाज में बच्चों के विकास के लिए। अब स्कूल खोले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। अब पैसे कमाने का एक साधन बन गया है स्कूल कॉलेज। तो पहली बात तो निजीकरण को बढ़ावा मिला। दूसरी बात हुई व्यवसायीकरण हो गया शिक्षा का। दूसरा, विज्ञान की शिक्षा में बहुत ज्यादा वो महत्व दिया जाने लगा। तो तकनीकी शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाने लगा। पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो ऐतिहासिक या जो परंपरागत शिक्षा थी या धार्मिक शिक्षा थी, वैसी शिक्षा दी जाती थी। पहले धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, अब उसकी जगह तार्किक शिक्षा जो है, अर्थात विज्ञान की शिक्षा जो है, या संचार जो साधन बन गए हैं, इनकी शिक्षाओं पर फोकस किया जा रहा है। संस्थागत शिक्षा का विकास हुआ। पहले जो थे वो छोटे छोटे, एक टीचर 4 बच्चों को लेकर बैठ जाता था, गुरुकुल टाइप की पद्धति पर शिक्षा दी जाती थी। अब बड़े बड़े घराने खोले जाते हैं, बड़े बड़े संस्थान खोले जाते हैं शिक्षा देने के लिए। गुणात्मक शिक्षा के स्थान पर मात्रात्मक शिक्षा पर बल, अर्थात बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा देने पर फोकस है। अभी मैंने समझाया था उदाहरण, मात्रात्मक माने क्या और गुणात्मक माने क्या। तो देखिए, गुणात्मक माने क्वालिटी पर काम करना और मात्रात्मक माने क्वांटिटी पर काम करना। तो पहले मैं बच्चों को 1 लेक्चर रोज सिखाता था और अब उससे मैंने 5 कर दिया, तो हम कहेंगे मात्रात्मक परिवर्तन आया। पहले भी मैं 1 लेक्चर देता था और अब भी 1 लेक्चर देता हूं, लेकिन अब मैं 1 लेक्चर में क्वेश्चन आंसर भी करवा दूं और उस साथ में उनकी क्वेरीज का जवाब भी दे दूं और ऐसा कुछ और चीजें जोड़ दूं, तो उसे कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन। तो हमारी जो शिक्षा है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन आया है, ना कि गुणात्मक। अब चीजें ठूस के भर भर के सिखाई जाती, पता ही नहीं क्या क्या सिखा देते हैं बच्चों को,
काम की नहीं है चीजें, गुणात्मक परिवर्तन लाना था, आ गया मात्रात्मक परिवर्तन। व्यक्तित्व विकास के स्थान पर चीजें सिखाने पर बल दिया जा रहा है। आजकल के बच्चों को इंसान बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती, अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बनाने पर फोकस नहीं किया जाता, ज्यादा से ज्यादा फार्मूले, ज्यादा से ज्यादा सूत्र, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन सिखाने पर बल दिया जाता है। स्त्री शिक्षा में वृद्धि हो गई, पहले महिलाएं शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी, अब महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हो गई है। शिक्षा का नवीन स्वरूप अर्थात प्रौढ़ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ई शिक्षा, ऐसे नए नए जो स्वरूप है वो अब सामने आए हैं। ये शिक्षा में आए सामाजिक परिवर्तन है, शिक्षा के स्वरूप में आया परिवर्तन, शिक्षा की मूल भावना में आया परिवर्तन। तो ये सारे परिवर्तन आपको याद रखने हैं, इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से ही आप आंसर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट पूछा जाएगा हमसे, स्थिरीकरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव या स्थिरीकरण में परिवर्तन। अब स्थिरीकरण में परिवर्तन याद हो उससे पहले स्थिरीकरण होता क्या है ये तो याद हो। देखो, जब किसी समाज को ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीच की भावना में बांट दिया जाता है, बांटना, यही स्थिरीकरण होता है। अर्थात कोई ऐसी फ्लैट चीज है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये एक समान है सब, और जब हम इनको किसी भी आधार पर दो अलग, ये ऊंचे, ये दो नीचे, ये दो और नीचे, इस प्रकार से बांट देते हैं, ऊंच नीच के भाव में बांट देते हैं, तो उसे कहते हैं स्थिरीकरण करना। अब ये आदमी को क्यों बांटा जा रहा है समाज में? क्योंकि ये ऊपर आने का प्रयास करेंगे, और जब लोग अपना आप को विकसित करने का प्रयास करेंगे तो समाज का विकास होगा। तो स्थिरीकरण पहले होता था जाति के आधार पर। किसके आधार पर? जाति के आधार पर। जैसे ही औद्योगिकरण आया तो स्थिरीकरण का आधार जो है वो धन हो गया, पैसा हो गया, आर्थिक स्थिति हो गई। देखो, पहले जो था वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे आधार पर, वैश्य और शूद्र, ऐसे आधारों पर जो है समाज का विभाजन होता था। लेकिन अब कैसे आधार पर होता है? पैसे के आधार पर, उच्च, मध्यम और निम्न। क्योंकि जाति का स्थान किसने ले लिया? वर्ग ने ले लिया। किसने ले लिया? वर्ग ने। जाति का स्थान लिया वर्ग ने, उच्च वर्ग बना, मध्यम वर्ग बना, निम्न वर्ग बना। तो पहला पॉइंट क्या बना, बोल रहे हैं हम, इसके स्थिरीकरण के ढांचे में परिवर्तन आ गया, इसका ढांचा ही बदल गया ना, जाति के स्थान पर वर्ग, इसके आधार में परिवर्तन आ गया। पहले जन्म को आधार माना जाता था लोगों के स्थिरीकरण का, अब पैसे या उनकी स्किल्स को ध्यान में रखा जाता है। भेदभाव में कमी आ गई। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपस में इनमें बहुत भेदभाव था, अब मध्यम, उच्च और निम्न में बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं बच गया है, वैसा भेदभाव नहीं रह गया। और जब ये भेदभाव कम हुआ तो अपने आप शोषण में कमी आ गई, इनमें समानता की स्थापना हो गई। अब सब इंसान इंसान है, ऐसे वाला भाव जो है समाज में पैदा हुआ। और आगे बढ़ते हैं, वर्ग संरचना का उदय हुआ। जाति संरचना जब मर गई, जाति संरचना जब समाप्त हुई, अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, हमने ये नहीं कहा कि पूरी तरह समाप्त हुई, लेकिन अब जाति के स्थान पर वर्ग को यूज होता है, वर्ग को ध्यान दिया जाता है। तो वर्ग संरचना का उदय हुआ, विकास के समान अवसर सबको मिलने लगे, नियंत्रण में कमी आई। पहले इन सब चीजों का आपस में बहुत नियंत्रण था, हर एक जाति का व्यक्ति क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब नियंत्रित होता था इस संरचना से, स्थिरीकरण से। अब ऐसा कुछ नहीं है, गरीब भी एम्बेसडर खरीद सकता है, गरीब भी लिम्बोर्गिनी खरीद सकता है, जब पैसे आ जाएंगे तो। भाई किसी चोरी करके नहीं लाना है, लेकिन इन सब चीजों का परिवर्तन आया है हमारी समाज में। ये बेसिक जो परिवर्तन है ये दिखाई देते हैं। तो आप सब लोग इन परिवर्तनों पर बहुत अच्छे से फोकस करें। इन सारे पॉइंट्स को आप चार्ट फॉर्मेट में बना करके रट लेंगे, एकदम याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखिए, मैं फिर से बताऊं, अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस में क्या पूछा गया था। सिलेबस में जो मूल रूप से प्रश्न पूछा जाना है, सिलेबस जो है उसमें क्या पूछा गया है, सिलेबस देखिए क्या है। सिलेबस में लिखा हुआ है भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन। तो ये यहाँ पर औद्योगिकरण मत पढ़ने लग जाना, मुझे पता है कुछ शिक्षकों ने, कुछ अच्छे अच्छे टीचरों ने भी ऐसे उल्टे कार्य किए हैं कि वो औद्योगिकरण पढ़ाना शुरू हो गए, वो सामाजिक परिवर्तन के कॉन्सेप्ट, और उन्होंने यहाँ तक पढ़ा दिया कि सामाजिक परिवर्तन के क्या सिद्धांत हैं, कौन कौन सी चीजें से प्रभावित कर, बहुत डीप में पढ़ा दिया। इतना नहीं पढ़ना है। मूल प्रश्न है परिवार पर
क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, स्त्रीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें मूल रूप से पढ़ना है और हमने यही मूल रूप से पढ़ा। आप सभी को अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना नहीं भूलना कि आप सब लोगों को समझ में आया, क्योंकि आप सब लोगों की कमेंट ही तो मुझे बताती है कि मैं पढ़ा रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।